हेलो गाइस, आज हम हिक्का रोग निदान के बारे में बात करेंगे। हिक्का होता क्या है? तो देखो, हिक्का जो है वो एकदम से कोई बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये मेनली जो है जैसे कि खाना खाने के टाइम पे कभी-कभी या कभी-कभी अचानक किसी को जो है हिचकी आने लग जाती है, तो वही हिक्का होती है। बट अगर ये किसी को बहुत ज़्यादा टाइम तक रहती है, तो फिर ये एक कॉम्प्लिकेटेड स्टेज बन जाती है। तो इसमें क्या है कि हिक हिक शब्द जो है वो इसमें निकलता है। तो इसका जब जैसे आप अगर आंसर लिखोगे तो हिक हिक कायते शब्दायते अनेन इति हिक्का, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि हिक्का रोग में होता क्या है। तो इसमें क्या होता है कि जो प्राणवायु है और उदान वायु मेन, इसमें जो आप किसी को भी अगर एक एप्रोप्रिएट आंसर अगर आपको देना है हिक्का के बारे में, तो इसमें आपको मेनली यही समझाना है कि जो प्राणवायु है जो रेस्पिरेशन वगैरह का काम करती है, और उदान वायु जो स्पीच और ये सब में पार्ट लेती है, इन दोनों ही वायु जो है ये एक साथ प्रकोपित हो जाती है। एक साथ प्रकोपित होके ये क्या करता है कि हिक्का को उत्पन्न करता है। मतलब प्राणवायु और उदान वायु दोनों मिक्स हो जाते हैं। बोल सकते हो कि जो दोनों की जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब मिक्स टाइप का हो जाता है, तो जिसके कारण से हिक्का जो है वो होने लगता है। ठीक है, तो लगातार जो है ऐसी स्थिति बने रहने पर प्रतीत होता है कि उदर के अंग यकृत प्लीहा आंत्र मुख मार्ग से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, ये कोई एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखना कि एक तो हिक हिक का आयते शब्द आयते अनेन इति हिक्का, ये इम्पॉर्टेंट है। आंसर लिखने से पहले ये आप लिखना। और प्राणवायु और उदान वायु जो है इसमें प्रकोपित होते हैं, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो ये पॉइंट है ये इस स्थिति में प्राणवायु वाला जो है और बाहर निकलती है वाला, तो यहाँ तक आप थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। इसको अपने आंसर में आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है ये मेनली क्या है कि हिक्का जो है वो श्वास रोग में इसका मेनली वर्णन मिलता है, लेकिन क्या है कि पाचन संस्थान के भी मतलब इसके अधिक निकट है ये, मतलब कि रेस्पिरेटरी सिस्टम और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके डिसफंक्शनिंग के कारण हिक्का रोग होती है। देखो, जो वायु की उत्पत्ति होती है ना वो मेनली पेट से होती है। तो अगर किसी का स्टमक या जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जो ऑर्गन्स हैं अगर वो सही से काम नहीं हो रहा है तो पेशेंट को हिक्का हो सकता है। ठीक है, अब क्या है कि हिक्का जो है वो कई रोगों के लक्षण के रूप में और स्वयं एक व्याधि के रूप में भी उत्पन्न होता है। ठीक है, उसके बाद है देखो, इसमें क्या है ना कि हिक्का नॉर्मली ऐसे भी ठीक हो जाता है। जैसे कि आप नॉर्मली सुने होंगे किसी को हिचकी आ रहा है तो बोलते हैं थोड़ा पानी पी लो तो ठीक हो जाएगा। वैसे ही है कि हिक्का जो है उसको ट्रीटमेंट की एकदम ज़रूरत नहीं लगती, नॉर्मली ठीक हो सकता है। बट जो अनजा हिक्का है ना, उसका जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और गंभीरा और महाहिक्का की स्थिति बन सकती है। ठीक है, अब हिक्का में होता क्या है कि इसमें क्लोनिक कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये डायफ्राम जो रहता है, देखना जो आपका चेस्ट जो रीजन रहता है उसमें डायफ्राम नीचे में होता है ना। तो डायफ्राम अगर बहुत जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है ना तो उसके कारण हिक्का जो है वो पेशेंट को होता है। ठीक है, नॉर्मल भाषा में यही है कि डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन और जल्दी जल्दी मतलब आपका रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, एपिग्लॉटिस का ओपनिंग और थोरेसिक कैविटी का एम्प्टीनेस। तो ये आपको एक मॉडर्न पर्सपेक्टिव है, ये आयुर्वेद वाले में ना भी डालो तो आपको चलेगा। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं कि देखो हिक्का का जो दोष प्रधानता है वो वात और कफ है ना, क्योंकि आमाशय से इसकी उत्पत्ति हुई है। जैसा कि मैंने बताया था कि जो आमाशय है या जो स्टमक है वो वायु का ना उत्पत्ति वहीं से होता है। तो इसीलिए हिक्का जो है वो वात कफ प्रधान व्याधि है। कफ भी इसलिए क्योंकि थोड़ा रेस्पिरेटरी वाला भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्रोतस कौन से जो है मेन है, तो प्राणवाह, उदकवाह
और अन्न व श्रोतस, ये मेनली जो है इसमें डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, तो जब आप अगर मान लो कोई ऐसा पेशेंट आया है आपके पास हिक्का काफ़ी लंबे टाइम से, तो आपको ये श्रोतस का ध्यान रख के उसका ट्रीटमेंट प्लान बनाना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हिगति कृत्वा कायते शब्दायते इति हिक्का। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान रख सकते हो। इसके अलावा जो मैंने एक बताया था हिक कायते शब्दायते अनेन इति हिक्का, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्या है, इसकी परिभाषा दी गई है। ठीक है, तो ये श्लोक है माधव निदान का। तो इसमें क्या कहा गया है, ये श्लोक है, अगर आप चाहो तो याद कर सकते हो, वरना नहीं भी अगर करोगे तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एकदम से आप हिंदी भी लिखोगे तो चल जाएगा, अगर आपको याद होता है तो आप कर सकते हो। ठीक है, कि जो व्याधि है इसमें क्या होता है कि प्राणवायु प्रतिलोम गति होने के कारण वायु बाहर निकलते समय यकृत, प्लीहा, आंत्रादि को मुख द्वारा निकालने की प्रतीति करते हुए हिक हिक जैसी विशिष्ट आवाज़ करते हुए बाहर निकलती है। ठीक है, आचार्यों ने क्या है, इसको सद्य प्राणहर व्याधि के रूप में स्वीकार किया है। देखो, प्राणवायु क्या होता है कि वो जो है उसका जो डायरेक्शन है, प्रतिलोम गति का मतलब होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में। अब जैसे आप श्वास ले रहे हो तो श्वास ले रहे हो तो वो लंग्स तक जाती है, बट अगर किसी को हिक्का हो रहा है ना, तो वो तुरंत ना जो सांस अंदर जा रहा है वो तुरंत बाहर मुंह से ऐसे उदान वायु के साथ मिक्स होके वो बाहर आने लग जाता है, मतलब प्रॉपर वे में वो अंदर नहीं जाता है। और अगर ये किसी पेशेंट को लंबे समय तक हो गया तो उसका आप बोल सकते हो कि उसके में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और वो पेशेंट जो है वो उसकी डेथ भी हो सकती है, ये आप कह सकते हो। इसीलिए आचार्यों ने इसको सद्य प्राणहर कहा है, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है, बट एक नॉर्मल आदमी के में जब रेस्पिरेशन होता है या प्रॉपर कोई भी फंक्शनिंग होती है तो वो आराम से होती है। ठीक है, अब क्या है कि इसका सुश्रुत उत्तर तंत्र 50/3/5 में इसके निदान बताए गए हैं। अब देखो, इसमें क्या होता है कि कैसे हिक्का रोग होता है। तो जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि ये वात कफ प्रधान दोष से जो है उत्पन्न व्याधि होती है। तो मेनली अगर कोई पेशेंट जो है बहुत हैवी डाइट ले रहा है, यानी गुरु है, विष्ठंभी है, मतलब कि थोड़ा सा हार्ड प्रोडक्ट ले रहा है, ठीक है, थोड़ा सा रुक्ष पदार्थ ले रहा है, और अभिशंति जो थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करने वाली जो पदार्थ अगर ज़्यादा खा रहा है, थोड़ा सा जैसे दही वगैरह ज़्यादा खा रहा है ना, थोड़ा सा पिज़्ज़ा बर्गर ये सब बहुत ज़्यादा खा रहा है, तो क्या होगा कि उसके जो स्रोतस हैं उनमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाएगा, और ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा ना तो जो वायु है वो उनमें से पास नहीं हो पाएगी, और वो ऑब्स्ट्रक्शन के कारण अपोजिट डायरेक्शन में बहेगी, और उससे जो है ये हिक्का रोग उत्पन्न होगा। ठीक है, और ठंडा जल पीना बहुत ज़्यादा, जैसे चिल्ड वाटर पी रहे हो, बासी खाना खा रहे हो शीतल जगह पे, तो क्या होता है ना कि वो भी एक काम करता है, कफ बढ़ाता है, और कफ बढ़ेगा तो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा, और ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा तो वायु की प्रतिलोम गति होगी। ठीक है, उसके बाद एलर्जिक कंडीशंस भी हो सकता है, जैसे किसी को डस्ट से या धूप से या तेज़ हवा से या बहुत ज़्यादा व्यायाम अगर आप कर लोगे तो इससे क्या होता है, वात बढ़ता है। ठीक है, और धूल धक्कड़ ये सब में भी जाओगे तो एलर्जी हो जाता है ना, क्योंकि देखो अगर किसी को जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है तो उसको एलर्जी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और धूल वगैरह अगर अंदर जा रहा है तो वो भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो ये बात है। और जैसे कि ताप, अगर आताप बोलते हैं कि जैसे धूप वूप भी अधिक सेवन कर रहे हैं तो वो भी बॉडी में वात बढ़ा देता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा भारी वेट उठाना, बहुत ज़्यादा चलना, मतलब वातवर्धक और कफवर्धक जो भी निदान है वो करने से आपको ये होगा। देखो आम दोष भी लिखा है, बहुत ज़्यादा अगर कोई उपवास कर रहा है, व्रत कर रहा है, मतलब आप एक कैटेगरी बना लेना, जैसे विषमासन, अध्यासन, समशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर में लिख सकते हो। धातु क्षय या क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट में भी क्या होता है, पूरा क्षय हो जाता है ना, तो उसमें भी, उस कंडीशन में भी उसका वात और कफ डिस्टर्ब हो जाता है तो आप ये ध्यान रख सकते हो। ठीक है,
श्वास हिक्का के जो कारण है या हेतु है वो समान बताए गए हैं। ठीक है, अब क्या है, वाग्भट ने तो हिक्का का वर्णन अलग से नहीं किया है, इन्होंने इसको श्वास के ही सदृश मान लिया। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। ठीक है, अब क्या है, इनके अतिरिक्त कास में प्रधान विकृत वात दोष की होती है, जबकि हिक्का में कफ और वात, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जो हिक्का है वो पाचन संस्थान से उसकी उत्पत्ति हो रही है, इसीलिए हिक्का में वात और कफ दोनों है, और कास में ओनली वात है, वात दोष की तुष्टि होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हिक्का की संप्राप्ति के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हिक्का की उत्पत्ति होती क्या है। ठीक है, तो देखो श्लोक एकदम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप जो है इसको, ये थोड़ा लंबा श्लोक है, सुश्रुत उत्तर तंत्र 50/6/7 का, तो इसका आप मेनली हिंदी देख लेना कि कफ से युक्त वायु अन्नजा, यमला, है ना, क्षुद्रा, गंभीरा, महती, 5 प्रकार की हिक्का उत्पन्न करता है। ठीक है, उदान और प्राणवायु जो है ये दोनों मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो यकृत है, मतलब लीवर है, स्प्लीन है और आंत्र है, वो सवेग मुख से निकलता हुआ सा बार बार मुख की ओर, ऐसा मतलब ऐसा लगता है पेशेंट को, क्योंकि बहुत जब तेज़ हिक्का होती है ना, तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि भैया मेरा कहीं ये जो ऑर्गन्स है ये निकल ना जाए। ठीक है, अब देखो ये इसमें जो ये वाला श्लोक है चरक चिकित्सा 17/17 का, ये आप ध्यान रख सकते हो कि मारुता प्राण वाहिनी स्रोतांस्य विषय कुप्यति उरा स्था कफ मुदग्ध्यु हिक्का श्वासान करोति सा, है ना। तो ये श्लोक आप इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रख सकते हो। इसमें वही बोल रहा है कि जो प्राणवायु जो है, प्राणवायु में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होना, और उर में जो स्थित है वायु, है ना, और कफ, इसका डिस्टर्बेंस होने से हिक्का रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, कफवात जो है वो, जैसे कि चरक ने बोला है कि कफवात जो है उसके प्रकोप से हिक्का होगा, और इसमें जो है अन्नवाह, उदकवाह और ये स्रोतस इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि इसकी पैथोलॉजी की, ये डिजीज़ होता कैसे है। ठीक है, अब कोई आदमी निदान सेवन किया, ठीक है, तो क्या होगा, 2 चीज़ें होंगी। एक तो कि जो आमाशय में कफ है, देखो कफ कौन सा है आमाशय में, क्लेदक कफ, ठीक है, और वात दोष, ये है प्रकोप होंगे, क्योंकि आमाशय से ही आप बोल सकते हैं एक प्रकार से कि वात का उत्पत्ति होता, सॉरी, जब आमाशय में खाना जाता है तो सबसे पहला डाइजेशन वहीं होता है, और वहीं रस जो है धातु की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो अगर कोई पेशेंट का अग्नि डिस्टर्ब है तो रस उत्पन्न होगा, लेकिन वो थोड़ा दूषित रहेगा, तो उससे क्या होगा, दूषित कफ की उत्पत्ति होगी। ठीक है, और वही कफ जो है, मतलब कि अगर रस डिस्टर्ब हुआ ना तो वो कफ को बढ़ा देगा, जिसका भी आप अजीर्ण वाला पेशेंट में देखना थोड़ा सा कफ का प्रकोप रहता ही है, तो वो कफ प्रकोप होगा। फिर इधर से वात भी जो है वो भी प्रकोपित हो जाएगा, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है। अब वो कफ जो है वो क्या करेगा, अन्नवाह और उदकवाह स्रोतस की दुष्टि करेगा। ठीक है, अब देखो उदकवाह क्या होता है, जो जल वगैरह से रिलेटेड होता है, जैसे प्यास व्यास लगना अधिक, उदकवाह स्रोतस की व्याधि में तृष्णा वगैरह आता है। ठीक है, मतलब कि बॉडी का वाटर कंटेंट या वो सबसे रिलेटेड जो है वो उदकवाह में आप ले सकते हो। ठीक है, तो अन्नवाह स्रोतस और ये दुष्टि हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन टाइप हो रहा है, तो ये स्रोतस में दुष्टि होगा, और क्या होगा कि वात दोष प्रकोप होगा, तो प्राणवाह स्रोतस जो है वो उसमें भी अवरोध उत्पन्न होगा। अब क्या होगा कि वो हो गया डिस्टर्बेंस, तो कफ जो है उसका विमार्गमन होगा, और इधर से प्राणवायु का विमार्गमन होगा। ठीक है, अब क्या होगा
कि वायु और कफ वो दोनों मिक्स हो जाएंगे, स कफ प्राण और उदान वायु के प्रति में की गति में संघर्ष होगा। ठीक है, अब श्वास की जो प्राकृत विकृति है, वेग है, उसमें विकृति होगा और इससे हिक्का रोग उत्पन्न होगा। ठीक है, अब संप्राप्ति देखते हैं। तो जैसे हमने पहले देखा था, हमको संप्राप्ति घटक में लिखना ये रहता है कि इसमें कौन सा दोष है। तो हमने बताया था कि वात और कफ इसमें इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, प्राण और उदान वायु भी इन्वॉल्वमेंट है। दुष्य क्या क्या होगा? ठीक है, तो अन्न होगा, रस होगा और प्राण वायु होगा। ठीक है ना, अन्न जो खाओगे आप वो, फिर उससे जो उत्पन्न होगा रस वो, और प्राणवायु, क्योंकि वहीं से तो आपका प्राणवायु का संचार होता है पेट में। देखना कभी किसी को अगर ऐसा दिक्कत होता है कि डाइजेस्टिव और थोड़ा सा बोल सकते हो सर्दी खांसी बार बार हो रहा है, तो उसको बोलते हैं ना कि तुम वो कपाल भारती करो। तो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो ना स्टमक का डाइजेस्टिव फायर को भी सही करेगा, और डाइजेस्टिव फायर अगर सही हो गया ना तो आपका जो है प्राणवायु सही हो जाएगा। तो इसीलिए उसको कहा जाता है, उसके पीछे का लॉजिक ये है। अधिष्ठान क्या है? पित्त स्थान समुद्भव स्वर यंत्र। ठीक है, क्योंकि वोकल कॉर्ड्स हैं उसमें, और पित्त स्थान समुद्भव मतलब जहाँ से जो स्टमक है वहाँ। ठीक है, अब क्या है? प्राण उदक और अन्नवा, ये स्रोतस इन्वॉल्वमेंट रहेगा। संग और विमार्गमन मतलब ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा इसमें, और जो अपोजिट डायरेक्शन में विमार्गमन मतलब कि जो उसका प्राकृत जो उसका ट्रैक्ट है जहाँ से वो ट्रैवल करेगा वहाँ नहीं जाएगा। और अग्नि क्या होगी? मंद होगी, क्योंकि मंद अग्नि होगी तभी तो थोड़ा कफ उत्पन्न होगा। ठीक है, साध्यता असाध्यता में दारुण है, कष्ट साध्य और असाध्य है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में तो अपने आप ठीक हो जाता है, बट अगर नहीं ट्रीट करोगे तो ऐसा होगा। भेद अन्नजा यमला क्षुद्रा गंभीरा महती। ठीक है, तो आज हम हिक्का के बारे में जो पढ़े हैं अभी यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में आराम से इसके पूरे भेद को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ कीप शेयर दिस वीडियो एंड like, share and subscribe to my channel. Thank you.